We have Dashera, so there is some rituals at my place. So, can I start? Yes. देखो, when we are talking about labor cost, okay, labor costing, that is what we are talking about. Okay. So labor costing is basically employee cost to an employer. एम्प्लॉय कॉस्ट जो एम्प्लॉयर को होता है, एंड सेकेंड पार्ट इज अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय. कैन एनीवन टेल मी कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपको ये डिफरेंस समझेगा तो ही मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमारे चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्टिंग, सो वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय कॉस्ट टू एन एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट टू एन एम्प्लॉयर एंड व्हाट इज द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय? कोई मुझे इसका डिफरेंस बता सकता है क्या? ये दो जो मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, इसका क्या डिफरेंस है बेसिकली? कैन एनीवन? अर्निंग मीन्स सैलरी, करेक्ट? और I'll say still more different, earning means benefits, salary and benefit to an employee. एम्प्लॉय को जो सैलरी या बेनिफिट्स मिलते हैं, अभी आप लोगों ने तो डायरेक्ट टैक्स में सैलरी चैप्टर किया होगा ना, किया है ना? उसमें आप लोगों ने सैलरी, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट सब देखा होगा ना. सो Yes, अर्निंग्स ma'am. और एनी बेनिफिट्स टू एन एम्प्लॉय इज अर्निंग्स. मतलब इन शॉर्ट, ए ये ए इज एन एम्प्लॉयर एंड बी इज एन एम्प्लॉय. ठीक है, ए एम्प्लॉयर है और बी एम्प्लॉय है. ए जो भी बी को देगा, ए जो भी बी को डायरेक्टली देगा या बी के लिए देगा, वो सब ए का कॉस्ट हो जाएगा. ए इज एन एम्प्लॉयर, सो whatever A gives to B directly or indirectly is an employee cost. अभी आप लोगों को इसका डिफरेंस भी समझना है. अभी ए एज एन एम्प्लॉयर क्या क्या देता है? ए एज एन एम्प्लॉयर सैलरी देता है, अलाउंसेस देता है, इंसेंटिव देता है. इसके अलावा ए बी के लिए पीएफ में अमाउंट डिपॉजिट करता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. And employers contribution to ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ESICS बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. देखो, सैलरी डायरेक्टली एम्प्लॉय को मिलती है, अलाउंसेस डायरेक्टली एम्प्लॉय को मिलते हैं, इंसेंटिव्स. यस आफरीन, आपने राइट लिखा है, आपने जो डेफिनेशन डाला है वो करेक्ट है. ये सैलरी, अलाउंसेस, इंसेंटिव, ये सब डायरेक्टली किसको जाता है? एम्प्लॉय को जाता है. उसके अलावा अदर देन दिस, एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू पीएफ एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. मतलब जो एम्प्लॉय को डायरेक्टली नहीं जाता है, बट रिटायरमेंट में तो एम्प्लॉय को ही मिलने वाला है, तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू प्रोविडेंट फंड एंड इन स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वो भी एम्प्लॉयर का कॉस्ट है, एम्प्लॉयर के लिए वो भी कॉस्ट है. तो ये सब ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ
engaging an employee. Direct benefit or indirect benefit given to employee is all forms the cost of an employer. अभी earnings of an employee क्या होता है? अभी सपोज मैं जैसे सैलरीड पर्सन हूँ, आई एम अ सैलरी होल्डर, ठीक है, मेरे लिए अर्निंग्स क्या है? व्हाट इज द अर्निंग फॉर मी? मेरे को सैलरी मिल रही है, मुझे अलाउंसेस मिल रहे हैं, मुझे इंसेंटिव मिल रहा है, और उसमें ये इस सबको करके ऐड करके आता है ग्रॉस सैलरी। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको सैलरी चैप्टर थोड़ा तो आता है, और यस उसमें मैम। से माइनस होता है लेस डिडक्शंस। अभी डिडक्शंस हम लोग सैलरी वाले नहीं करेंगे, इसमें डिडक्शंस आते हैं। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड के लिए डिडक्ट हुआ एम्प्लॉय की सैलरी में से। एम्प्लॉय, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर संगाना। Yes, I think yes, अंजू गुप्ता, आप आंसर राइट है, सेकेंड पार्ट भी राइट है। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय खुद एम्प्लॉय इंश्योरेंस मैम आपका आवाज अटक रहा है। हाँ, एक्चुअली शायद नेटवर्क नहीं, मुझे आप लिखकर नाउ इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, employees contribution to ESIS and प्रोफेशनल टैक्स, ये सब कट होके, ये सब कट होके जो अमाउंट आता है, नेट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज अर्निंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय। उसको क्या बोलते हैं? अर्निंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय। सो दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। एम्प्लॉयर जब जो एम्प्लॉय को पे करता है उसमें से डिडक्शन कुछ नहीं होता है, सब ग्रॉस होता है। ये देखो, सैलरी अलाउंसेस इंसेंटिव, दिस इज नथिंग बट योर ग्रॉस सैलरी। सैलरी अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, इन सबको ऐड किया तो ग्रॉस सैलरी आती है। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी ले रहे हैं, एक्चुअली वी आर टेकिंग ग्रॉस सैलरी ईयर। एंड उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESIS। सो दिस इज एम्प्लॉय कॉस्ट। ये जो आया, ये क्या आया? एम्प्लॉय कॉस्ट। एंड अगर अर्निंग्स हमको निकालना है तो पहले ग्रॉस सैलरी लेना है और उसमें से माइनस करना है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या क्या है? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ESIS, प्रोफेशनल टैक्स एटसेट्रा, देन इट कम्स अर्निंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय। इज इट क्लियर? दोनों का डिफरेंस क्या है? एक हम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि उसको नेट कितना हाथ में मिल रहा है, एक हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को एंगेज करने के लिए वो क्या क्या खर्चा कर रहा है। इज इट क्लियर? अंजलि, आई ऑलरेडी सेड, आपने जो लिखा है वो करेक्ट है।
एम आई क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? येस, नो, वॉट एवर इट इज, प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. एनी डाउट? सिर्फ ये गिने चुने लोग ही मुझे आंसर्स देते. निकिता, अफरोज, अंजलि, कोमल. बाकी लोग क्या करते हैं लेक्चर में? यू ऑल नेवर आंसर ओनली. वंस मोर. इतना अच्छा लगा गिरीश आपको? ठीक है, चलो सुनो. वन पार्ट इज, हम ये फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को जब रखता है जॉब पे तो वो उसके लिए क्या क्या खर्चा करता है. दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट. सेकेंड पार्ट में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है, बी इज एन एम्प्लॉय, और वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि उसको मंथ एंड में कितना अर्निंग हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना पैसा उसके हाथ में आया. एम्प्लॉय का तो समझना बहुत आसान है. एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है, जो भी उसको मिल रहा है, उसको ऐड करो और उसमें से डिडक्शन क्या माइनस करोगे? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआईएस और प्रोफेशनल टैक्स. तो क्या आ जाएगा हमको? अर्निंग ऑफ एन एम्प्लॉय. तो ये तो सैलरी वाला पार्ट हो गया कि एक एम्प्लॉय को नेट अमाउंट कितना आ रहा है हाथ में. दूसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट टू एन एम्प्लॉयर. अभी कॉस्ट क्या है? व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट टू एन एम्प्लॉयर? मतलब अभी ये एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के लिए क्या क्या खर्चा करता है. पहले जो जो उसको ग्रॉस अमाउंट देता है, लाइक सैलरी देता है, अलाउंसेस देता है, इंसेंटिव देता है, ओवर टाइम के लिए भी पैसा देता है, वो जो भी उसको देता है वो सब, वो ये सब डायरेक्टली देता है. उसके अलावा एज पर द लॉस ऑफ पीएफ एंड ईएसआईएस के एम्प्लॉयर को मिनिमम 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टू प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉयर क्या करता है? बेसिक का 12% कहाँ कंट्रीब्यूट करता है? प्रोविडेंट फंड में. सो पीएफ और ईएसआईएस में वो एम्प्लॉय को डायरेक्टली नहीं देके उसके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अकाउंट में, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है. तो ये भी बेनिफिट अल्टीमेटली एम्प्लॉय को ही मिलेगा. जब भी एम्प्लॉय छोड़ेगा, जब भी एम्प्लॉय छोड़ेगा तो ये अमाउंट एम्प्लॉय को ही मिलने वाला है, रिटायर हो या छोड़ दे. तो ये भी इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को ही जा रहा है. तो ये सब मिला के आता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग अ पर्सन. ठीक है. अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है सुदर्शन ने, मैम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रेट. जनरली इट इज सेड दैट कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स इक्वल अमाउंट. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों का 12% होना चाहिए. लेकिन एम्प्लॉय कैन इंक्रीज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एनी टाइम. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई प्रोविडेंट फंड, मुझे 12% मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन मैं 20% भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. एज एन एम्प्लॉय आई कैन इवन ट्रांसफर माई फुल सैलरी टू पीएफ अकाउंट. मैं अपनी पूरी सैलरी पीएफ अकाउंट में दे सकती हूँ. लेकिन एम्प्लॉयर के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि उसको सिर्फ 12% करना है, क्योंकि जितना एम्प्लॉय करेगा उतना एम्प्लॉयर नहीं करेगा. एम्प्लॉयर को सिर्फ कितना करना है? फॉर एम्प्लॉयर इट इज नॉर्मली 12%. वो भी एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट रूल. whereas employee can contribute anything. am I clear? मेरे सैलरी में से मुझे कितना डिडक्ट करवाना है मेरे फ्यूचर के लिए, दैट इज इन माय हैंड. लेकिन एम्प्लॉयर ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ना ये. तो वो कितना करेगा ये फिक्स्ड है. एम्प्लॉय कितना करेगा नॉर्मली ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स के लिए फिक्स्ड ही है. ओके. सो एम आई क्लियर ऑन दिस? समझ में आया? एनी डाउट? जिन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया था वो वापस पूछ सकते हैं. गिरीश क्लियर है? यस अदर्स 46 लोग हैं, कम से कम 25 यस तो मिलने चाहिए मुझे. खाली आप लोग वाई भी लिखोगे ना तो भी मुझे चलेगा. आई डोंट वांट यू टू राइट फुल, बट वाई तो लिखो. अच्छा, आप लोगों का एग्जाम है आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर दिवाली, इंटरनल एग्जाम्स बाय कॉलेज.
Hello, yes, Sandesh sir. Very good morning. Yes. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, sorry. Actually, I forgot. I got a call, so I forgot to unmute myself. चलो देखो. So, following benefits and emoluments. Mr. Amar, an employee of the company, gets the following emoluments and benefits. Wages, basic wage, rupees 40,000 per month. डियरनेस अलाउंस 90% ऑफ बेसिक. सो 40,000 का अगर हम 90% निकालेंगे तो कितना होगा? व्हाट विल बी 40,000 का 90%, दैट इज 36,000. 36,000. 36. So that is dearness allowance. Employer's contribution to provident fund 10% of basic. So 40,000 का 10% होता है 40. 4,000. 4,000. Yes. Employer's contribution to ESI is 4% of basic. So 40,000 का 4%. 40,000 into 4%, that is 1,600. 1,600.
bonus 10% of basic, that is 40,000. अदर अलाउंसेस 45,000 पर एनम दिया है, 45,000 पर एनम दिया है, और ही वर्क्स फॉर 2,800 पर एनम, मतलब पूरे साल का वर्किंग आपको दिया है। तो जहां जहां हमने पर मंथ किया है हम उसको इंटू 12 करके पूरे साल का निकालेंगे। अब ये मिस्टर अमर है ना, इसने पूरे साल 2,800 आवर्स काम किया है, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉर्मल आइडल टाइम। इसका कुछ नहीं करना है फिलहाल, इसमें से 800 नॉर्मल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम है मतलब क्या है, इतना टाइम उनको ब्रेक मिलता है। देखो कोई कहीं पे भी अगर हम 8 घंटे का जॉब कर रहे हैं तो 8 घंटे हम काम नहीं करते हैं, 8 घंटे में से हम 7 घंटे ही काम करते हैं। क्यों? आधा घंटा टी ब्रेक होता है, आधा 15 मिनट टी ब्रेकफास्ट का ब्रेक, 15 मिनट टी ब्रेक, आधा घंटा लंच ब्रेक, ऐसा करके हम लोगों का जो ब्रेक टाइम होता है काम करने का 800 आवर्स इज आर नॉर्मल आइडल टाइम। तो ये आइडल टाइम इज सपोज टू बी पेड ऑफ। जो आइडल टाइम अगर मैंने मेरा जो भी ऑफिशियल आइडल टाइम है हैज टू बी पेड एट सेम रेट एज आई गेट फॉर माय रेगुलर वर्किंग आवर्स। सो ये आइडल टाइम का हमको कोई यूज नहीं है, नॉर्मल है इसलिए। अगर एबनॉर्मल होता 2,800 में से बोला जाता कि 200 आवर्स इज एबनॉर्मल टाइम, तो उसका वर्किंग आवर्स वुड हैव बीन, हु इज दिस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर 2,800 में से अगर 800 आवर्स नॉर्मल बोला होता, हु इज दिस यार, नेहा तांबोली, म्यूट योरसेल्फ। डोंट अंडरस्टैंड। थोड़ी तैयारी होके निकल गए पर पर तो तुझे तो छोड़ी। निशा, निशा झा, यस मैम। म्यूट योरसेल्फ बेटा। सो अगर बोला होता कि 600 इज नॉर्मल टाइम एंड 200 इज एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल टाइम हम डिडक्ट करते थे, क्योंकि अगर कोई बंदा जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसका एबनॉर्मल टाइम डिडक्ट होता है। अमर वर्क 40 इफेक्टिव आवर्स ऑन अ जॉब A, where the cost of direct material is 60,000, overheads are 50% of cost of material and labor. The sales value of job is quoted to earn 20% on sales. You are required to find out effective hourly cost of Mr. Amar and the expected sales value of job A, और expected sales value of job A कितना होगा। ठीक है, so let us start. सबसे पहले हमको एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है, फिर ही एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर आएगा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट एम्प्लॉय कॉस्ट। क्वेश्चन रिपीट करूं बेटा? क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होना चाहिए ना। यहाँ पे दिया है अमर एक एम्प्लॉय है जिसके बेनिफिट्स हमको दिए हुए हैं, बेसिक वेज पर मंथ दिया हुआ है, उसको अगर हम पर एनम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ आवर्स दिया है वर्क दैट इज पर एनम। उसमें बेसिक है, डीएनएस अलाउंस है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई है, बोनस है, अदर अलाउंसेस है। ये सबको ऐड करूंगी तो मुझे आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट। अभी मुझे चाहिए इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट। इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट का रेट क्या है? चलो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। सो मैंने एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स एंड सेकेंड कॉलम बनाया अमाउंट। ये अमाउंट मैं पर एनम ले रही हूँ, ठीक है, अमाउंट आई विल बी टेकिंग पर एनम। अभी अमाउंट में हमने पहले लिया बेसिक वेज
40,000 पर मंथ दिया है, तो 40,000 इंटू 12 करेंगे कितना होगा? 4,80,000। Yes, ma'am. नेक्स्ट, मंथली फिगर को इंटू 12 कर रही हूँ। डियरनेस अलाउंस मैं डीए लिख रही हूँ, डीए इज 90%। सो 4,80,000 का 90% कितना होता है? 4,32,000। 4,32,000। नेक्स्ट, अभी ये एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है ना, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10%। 10% है, मतलब इट विल बी 48,000, करेक्ट? हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? कैलकुलेट, वी आर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव hourly cost. Okay, this is what we are trying to calculate, effective hourly cost of Mr. Amar. Particulars और amount लिखा है हमने। Next, employers contribution, employers कहाँ गया? Employers contribution to ESI, and that is 4% of basic. So 4% निकालो, बेसिक का कितना होता है? 4,80,000 का 4% कितना होता है? 19,200। 19,200। 19. नेक्स्ट, बोनस 10%। अरे आगा की बोला। बोनस 10% is 48,000। नेक्स्ट, अदर अलाउंसेस 45,000। So this is whatever employee get, total employee cost. टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना होगा? टोटल करो, that comes to 10,72,200. Is it correct? ये Yes, सब ma'am. मैंने ऐड किया। अभी इफेक्टिव आवर्स, इफेक्टिव आवर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव आवर्स? इफेक्टिव आवर्स इज टोटल आवर्स वर्कड माइनस आइडल टाइम। इफेक्टिव आवर्स इज total hours worked minus idle time, that is 2000 आएगा। 2,800 उसका टोटल आवर्स था, उसमें से आउट ऑफ विच 800 इज नॉर्मल आइडल टाइम, तो आइडल टाइम माइनस किया, तो आइडल टाइम माइनस करने के बाद मुझे इफेक्टिव आवर्स मिलता है, एंड इफेक्टिव आवर्स इज 2000। दिस इज 2000 आवर्स। ओके, नाउ मुझे क्या चाहिए? व्हाट इज आस्क्ड? क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है आर्ली कॉस्ट, इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट, मतलब एक घंटे का कॉस्ट कितना होगा? टोटल 2000 घंटे का कॉस्ट कितना आ रहा है? 10,72,200। तो एक घंटे का कॉस्ट कितना होगा? इफेक्ट
इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट कितना होगा? कोई बताएगा कैसे आएगा? 2000 आवर्स के लिए अमाउंट है 10,72,200, तो 1 घंटे के लिए कितना होगा? दैट इज 10,72,200 डिवाइड बाय 2000, 536.1. 536.10. 1 गायब हो गया इसमें से, ठीक है। 10 भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट है? अभी आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्किंग। आर्ली कॉस्ट तो निकाल दिया। एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ द जॉब ए, अभी ये नेक्स्ट वर्किंग है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब ए। अभी ये नया पार्ट है कैलकुलेशन का। अभी क्या बोला गया है, अमर है ना, उसको एक काम दिया गया है। अभी उस काम के लिए हमको कैलकुलेट करना है कि उस काम की कोट सेल्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जब भी आप किसी जॉब की सेल्स वैल्यू करते हो, मतलब आप उसकी कॉस्ट शीट बनाते हो, उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ऐड करोगे, यू गेट टोटल कॉस्ट, और उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो यू गेट सेल्स वैल्यू, ठीक है। अभी अमर कितने घंटे काम करने वाला है उस वर्क पे? 40 आवर्स। अमर इज गोइंग टू वर्क फॉर 40 आवर्स। अमर इज गोइंग टू वर्क फॉर 40 आवर्स, ओके। अभी ये 40 घंटे के लिए मटेरियल दिया हुआ है, देखो आपको कितना है। मटेरियल कॉस्ट इज 60,000। वी आर बेसिकली प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल, खाली हम वो पूरा फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे, हम शॉर्टकट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल इज 60,000। डायरेक्ट लेबर में कौन काम करने वाला है? अमर। अमर कितने घंटे काम करने वाला है? अमर काम करने वाला है 40 आवर्स। और एक घंटा अंजलि, आई एम म्यूटिंग यू, यू डोंट अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। 1 घंटे का उसका रेट क्या है? 536.10। सो इंटू 536.10 तो कितना होता है? 40 आवर्स वो काम करने वाला है, और 1 घंटे का उसका रेट कितना है अमर का? अमर का इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट इज 536.10। तो अगर मैं 40 आवर्स को उसके इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा? 40 इंटू 536.1, 21,444 मैम। 21,444। सो ये उसका मटीरियल, इन दोनों को ऐड करके क्या आता है? दोनों को ऐड करके क्या आता है? कॉस्ट शीट याद करो। प्राइम कॉस्ट आता है, भूल गए हो ना? 81,444। और अभी इसमें ऐड करेंगे हम लोग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बोला है, ओवरहेड्स कितना बोला है देखो। ओवरहेड इज 50% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल एंड लेबर का जो टोटल कॉस्ट आता है उसका 50%। मटेरियल और लेबर का टोटल कॉस्ट है 81,444, तो उसका 50% कितना होता है? 50% ऑफ 81,444, 40,722. 40,722, ओके 40 करेक्ट है। टोटल कॉस्ट आएगा, ओवरहेड ऐड कर दिया तो यू गेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज कितना है? टोटल कॉस्ट बताओ।
81,444 plus 40,722. So total cost is 1,22,166. इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड यू गेट सेल्स. अभी देखते हैं प्रॉफिट के लिए क्या बोला है. प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स. अभी सेल्स तो है नहीं हमारे पास, सेल्स तो है नहीं, तो आई हैव अज्यूम्ड माय सेल्स आर 100. प्रॉफिट इज 20% of sales. So 20% of 100 is 20. इसका मतलब टोटल कॉस्ट इज 80. 80 के लिए फिगर है, 80 के लिए फिगर है 1,22,166. तो 20 के लिए कितना होगा? 30,545. 30,545. इज इट करेक्ट? देखो 80 के लिए फिगर है 1,22,166. मुझे प्रॉफिट चाहिए विच इज 20. तो 20 के लिए कितना होगा? दिस इज क्वेश्चन मार्क. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1,22,166 इंटू 80 डिवाइड बाय 20. देखो कितना आता है. इज इट करेक्ट? मैम लास्ट में 42 आए हैं. हाँ तो छोड़ दो ना. तो सेल्स 42 वैल्यू उसको छोड़ दो. तो सेल्स वैल्यू इज cost plus profit that comes to 1,52,711. सेल्स इज 1 लाख. यही पूछा था आपको. सेल्स ऑफ जॉब ए, सेल्स ऑफ जॉब ए इज 1,52,711. आपको समझा इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट क्यों निकाला? इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट हमने इसके लिए निकाला ताकि हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सके फॉर जॉब ए, जहाँ पे अमर काम करेगा. तो अमर की सैलरी के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन किया. डायरेक्ट लेबर वहाँ से लिया, ओवरहेड्स बोला था और प्रॉफिट कैलकुलेट किया. दिस इज योर मिनी कॉस्ट शीट. 30,545 आता है. एक बार चेक करो. आई डोंट नो, चेक इट. मैम एक्चुअली 542 आएगा. 542 आता है मैम. 42 आए. 42 आता है. ओके. तो आंसर आपका आएगा 1,52,708. इज इट करेक्ट ना? करेक्ट है? मैम. Yes, ma'am. समझ में आया? समझ में आया? ऐसा ही प्रॉब्लम, ये टाइप का प्रॉब्लम बहुत रेगुलरली एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर. ये देखो सेम प्रॉब्लम रिपीट हुआ आशीष के नाम से. सो ये प्रॉब्लम आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे. टुमारो विल बी डूइंग द सिमिलर प्रॉब्लम. ओके, if you want you can try this. 8th problem number 8. ट्राई करके देखो, आएगा तो नहीं पर ट्राई एंड सी आता है कि नहीं आता है. 8th problem is homework. Okay, so today I'm winding up little early. मुझे थोड़ा काम है आज, but tomorrow we'll be having this. By tomorrow or day after tomorrow I'm planning to wind up labor costing. Okay, so see you all tomorrow. Take care. Goodbye. रिकॉर्डिंग कल भेजूंगी, अभी से ही बता रही हूँ. रिकॉर्डिंग कल तक मिलेगी, आज मेरे को बोलना मत. टुमारो आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग. ओके.